हम बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स की इंट्रो पढ़ लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रो में हम ये देखते हैं, अगर हमें कोई पूछे इसे वन वर्ड में क्या बोला है थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो आप वन वर्ड में से क्या बोलोगे? फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। आपको अगर कोई भी पूछे तो ये एक वन वर्ड में यही लैंग्वेज होती है, ऊष्मा का प्रभाव क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स। अब आप फिजिकल साइंस में आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, जब किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, किसी भी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दौरान हुए ऊष्मीय ऊर्जा तथा ऊर्जा के अन्य रूपों का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा या ऊर्जा के अन्य रूप, जो भी जैसे एनर्जी आप किसमें लेंगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ हो गया, या एनर्जी एंथैल्पी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़, गिब्स एनर्जी, तो ये इन सब का अध्ययन कहाँ किया जाता है? थर्मोडायनेमिक्स में। अब थर्मोडायनेमिक्स का इसका अध्ययन एनर्जी का किसमें? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बीच में इनका पढ़ा जाता है, ठीक है। अब और क्या कह सकते हैं, ठीक। अब ये तो आ गया कि आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पता चल गया। थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? फ्लो ऑफ हीट होता है। भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा, रसायन विज्ञान में भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मीय ऊर्जा के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसका ऊष्मीय ऊर्जा का परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ठीक है। अब आपने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ये समझ लिया। अब थर्मोडायनेमिक्स में आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? अपने थर्मो में इंट्रो तो हमें पता चल गया कि थर्मो होता क्या है, थर्मो किसके बारे में स्टडी करता है। थर्मो होता क्या? फ्लो ऑफ हीट होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ हीट होता है। दूसरा किसके अध्ययन किए जाते हैं? एनर्जी का, ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है इसमें, जिस रूप में भी परिवर्तित हो रही इसका। अब थर्मोडायनेमिक्स की एक चीज और ये आपको बताएगा क्या, तो कोई भी आपसे 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या क्या है? सबसे पहला जो है, ये किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी, संभावना, क्या फिजिबिलिटी, संभावना बताता है, ठीक है। दूसरा स्पॉन्टेनिटी, क्या नॉन स्पॉन्टेनिटी, नॉन स्पॉन्टेनिटी। तीसरा एक और सवाल जो आता है ईज ऑफ रिएक्शन, ईज ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मतलब कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी रिएक्शन होगी तो कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? उस रिएक्शन की स्वतः या असत्य को बताना। अच्छा, अब ये 3 सवाल ही सबसे पहले अपने से कोई पूछता है तो यही बताना होता है। देखो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये तीनों सवालों में से कोई सा सवाल थर्मोडायनेमिक्स के लिए काम का है। तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए मेनली जो काम का है वो स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी का, ठीक है। इसका स्पॉन्टेनिटी का, नॉन स्पॉन्टेनिटी,
मतलब ये आपको किसके बारे में बताएगा कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो ये किसको बताएंगे? फिजिबिलिटी का जो है संभावना, ये मेनली आपको अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, तब आप फिजिबिलिटी की बात करते हैं। ईज ऑफ रिएक्शन, ईज ऑफ रिएक्शन की बात अगर आप सुन करें तो ये आपको जब आप केमिकल डायनेमिक्स पढ़ते हैं, केमिकल डायनेमिक्स पढ़ते हैं, तब आप इसकी बात करते हैं, ईज ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से एक बात आ गई, अगर आपसे कोई सवाल करे कि थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता है क्या है, तो सर वो हमें उसकी स्पॉन्टेनिटी, किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी बताता है, साथ में उसकी फिजिबिलिटी भी आएगी, ईज ऑफ रिएक्शन भी होगी। पर पर्टिकुलर अगर इनको पढ़ा जाए तो फिजिबिलिटी आपको केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है किसी भी रिएक्शन की संभावना है या नहीं है, और ईज ऑफ रिएक्शन, अब अगर वो संभावना है, स्वतः है या अस्वतः है, वो भी हो गया, तो अब वो रिएक्शन होगी कितनी, उसके बारे में आपको केमिकल डायनेमिक्स बताएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आप थर्मोमीटर पढ़ने लगे, ये हो गया। अब इसमें सबसे पहले थर्मोमीटर, सबसे पहले अब थर्मो का इंट्रो तो हो चुका है, ये है। अब थर्मो में आप फर्स्ट लो सेकंड लो ये भी पढ़ेंगे, तो अभी हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम इसकी पहला पॉइंट पढ़ेंगे, वो है हमारे लिए टर्म्स। टर्म्स कौन कौन सी टर्म्स थर्मोडायनेमिक्स के लिए काम दी जाएगी, मतलब कौन कौन से पद उष्मागतिकी को पदों द्वारा व्यक्त भी किया जाएगा। तो इसमें आप सबसे पहला जो पद लेंगे वो होगा, फर्स्ट है वो है ए, वो है तंत्र। ठीक है, तंत्र क्या होता है? जिसको हमने अध्ययन के लिए चुना हो वो क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाएगा। थर्मो में हम अगर कोई सिस्टम चुनेंगे, जो भी हमने चुना उस पर हम अध्ययन करेंगे, इसमें एनर्जी में क्या परिवर्तन हो रहा है, या उसके वर्क करने का क्या तरीका, उस पर हमने वर्क किया है या वो खुद वर्क कर रहा है, जो भी है। तो सिस्टम ब्रह्मांड में से वह भाग जो हमने अध्ययन के लिए चुना है, ब्रह्मांड का वह भाग जो अध्ययन के लिए चुना जाता है, चुना जाता है, अध्ययन के लिए चुना जाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो अब बी टर्म क्या होगी? बी टर्म है सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग, पारिपार्श्विक, पारिपार्श्विक, पारिपार्श्विक। ठीक है, ये क्या है? तो अब वह भाग तंत्र के अलावा जो भी बदले वो सारा क्या कहलाएगा? ब्रह्मांड में जो हमने ये तो सुन लिया अध्ययन के लिए, अब इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ जितना भी बच गया वो क्या कहलाएगा? पारिपार्श्विक कहलाएगा। तो यहाँ सीधा क्या लिख सकते हैं? तंत्र तंत्र के अतिरिक्त, तंत्र के तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का समस्त क्षेत्र, समस्त क्षेत्र पारिपार्श्विक कहलाता
है। ठीक है, हो गया। एक लास्ट है इसका, वो परिसीमा या बाउंड्री। क्या हो गया? बाउंड्री। बाउंड्री क्या है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को डिफ्रेंशिएट करे वो क्या होगी? बाउंड्री कहलाएगी। जो तंत्र व पारिपार्श्विक दोनों को अलग करे वो क्या कहलाती है? उसकी परिसीमा। मतलब तंत्र व पारिपार्श्विक को पृथक करे वह सीमा परिसीमा कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है? परिसीमा वह सीमा परिसीमा कहलाती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि भाई अब इसमें टर्म्स, थर्मोडायनेमिक्स में जो टर्म्स काम में लिए जाएंगे वो कौन कौन से हो गए? टर्म्स में पहला, सबसे पहला गया सिस्टम, फिर सराउंडिंग, फिर बाउंड्री। ठीक है, सिस्टम क्या होता है? जिसको स्टडी के लिए लिया गया है। जो रेस्ट ऑफ जो बच गया वो क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। तो उन दोनों को जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है वो कौन हो गया? बाउंड्री हो गया। ठीक है, अब ये तो हमने इसके टर्म्स पढ़ लिए। अब यहीं से हमें एक चीज समझ आती है कि आपने सिस्टम, इसका मतलब हमें अब सिस्टम पे बात करने की, सिस्टम कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब सिस्टम के बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। सिस्टम, सिस्टम तंत्र, तंत्र के बारे में बात कर ले। तंत्र कितने प्रकार के सकते हैं? इनके प्रकार है। ठीक है, तो सिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो पहला अपन पढ़ेंगे खुला तंत्र। ठीक है, खुला तंत्र, ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम के बारे में क्या हो सकता है? आप ओपन सिस्टम के बारे में क्या समझ सकते हैं? हम ओपन सिस्टम का सीधा सीधा पढ़ेंगे। ऐसा तंत्र जिसमें द्रव्य मास, ठीक है, ऐसा तंत्र जिसमें मास या द्रव्य तथा उष्मा तथा उष्मा का परिवर्तन किया जा सके, क्या कहलाएगा? खुला तंत्र कहलाएगा। मतलब ये बॉक्स है, इसमें ये कोई मेटल पड़ा है। ठीक है, अब हम इसमें बाहर से मेटल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से हम ये मेटल निकाल भी सकते हैं। ठीक है, इसकी हीट उष्मा में परिवर्तन किया जा सकता है। ये बड़ा बड़ा अगर ठंडा भी हो सकता है, हम अगर बढ़ने लगा दें इसे गर्म भी किया जा सकता है। इसकी उष्मा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ऐसा तंत्र जिसके अंदर द्रव्य व उष्मा दोनों का परिवर्तन संभव हो।
वो क्या कहलाता है? खुला तंत्र कहलाता है। ठीक है, अगला अगला आ गया इसके बाद बंद तंत्र। क्लोज सिस्टम। ठीक है, अब क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो क्लोज सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? वही बात, ऐसा तंत्र जिसमें द्रव्य का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परंतु उसकी उष्मा परिवर्तित की जा सकती हो, क्या कहलाएगा? क्लोज सिस्टम, अर्थात ऐसा। ठीक है, इसके अंदर ये मैटर पड़ा है। हम मैटर ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं। हम मैटर निकाल सकते हैं क्या? नहीं। पर पड़े पे इसकी हीट डिक्रीज हो सकती है। हम बर्नर के थ्रू इसकी हीट बढ़ा भी सकते हैं। मतलब जिसमें हीट का तो एक्सचेंज हो जाए पर मैटर का एक्सचेंज नहीं हो, वो कैसा तंत्र कहलाता है? बंद तंत्र या क्लोज सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाता है रुद्धोष्म तंत्र। इसे आप आइसोलेट या एडियाबेटिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, रुद्धोष्म तंत्र कैसा? आइसोलेटेड या एडियाबेटिक। ऐसा तंत्र जिसमें न तो द्रव्य में ही उष्मा का परिवर्तन होता है, न तो द्रव्य का न ही उष्मा का परिवर्तन होता है, क्या कहलाता है? रुद्धोष्म तंत्र कहलाता है, या आइसोलेटेड या एडियाबेटिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, मतलब ये बॉक्स है, इसमें कोई मैटर पड़ा है। ठीक है, ना तो इसमें मैटर एक्सचेंज होगा, ना इसमें हीट एक्सचेंज होगी, ना निकाला जा सकता है ना डाला जा सकता है, जो है वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, ये तो हो गई है। इसके अलावा दो और पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कौन से हो गए? और इसके अलावा अब आ गया अपने पास में होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, मतलब समांगी तंत्र। ठीक है, कौन सा तंत्र? समांगी तंत्र। इसमें ऐसा है, अब कोई जब आपने सिस्टम दिया, उस पूरे सिस्टम में उसकी जो भी आपने मैटर लिया है उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट पूरे सिस्टम में एक सी हो, वो क्या कहलाता है? होमोजीनियस सिस्टम। ऐसा तंत्र ऐसा तंत्र ऐसा तंत्र जिसमें उपस्थित पदार्थ का संगठन
का संगठन व गुण गुण तंत्र के प्रत्येक भाग में समान हो, प्रत्येक भाग में समान हो, ठीक है, तो वह समांगी तंत्र कहलाता है। समांगी तंत्र कहलाता है, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के लिए ले लेना। अब ये कोई है बॉक्स, जो भी बीकर है, इसमें ये जो भी पड़ा है ये सिर्फ सॉलिड है, ठीक है, सिर्फ ठोस है, या फिर सिर्फ लिक्विड है, या सिर्फ गैस है, ठीक है। क्या हो सकता है, या तो सिर्फ सॉलिड हो, या सिर्फ गैस हो, या सिर्फ लिक्विड हो, ऐसा कुछ होगा। तो वो कैसा होगा, होमोजेनस सिस्टम होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अगला हेटेरोजेनस सिस्टम। हेटेरोजेनस सिस्टम क्या होगा, हेटेरोजेनस सिस्टम मतलब विषमांगी तंत्र, ऐसा तंत्र जिसमें उपस्थित पदार्थ का संगठन व गुण तंत्र के प्रत्येक भाग में समान नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, वह विषमांगी तंत्र कहलाता है, ठीक है। ऐसा तंत्र जिसमें उपस्थित पदार्थ का संगठन व गुण तंत्र के प्रत्येक भाग में समान नहीं पाया जाता है, विषमांगी तंत्र कहलाता है, ठीक है। हो गया। जैसे ये एग्जांपल के लिए ये तो हो गया सॉलिड, और ये इसमें हो गई लिक्विड, ठीक है। मतलब ये सॉलिड प्लस लिक्विड की फॉर्म हो गई, ठीक है। जैसे कोलाइडल विलयन भी होते हैं, वो भी तो ऐसे ही होते हैं सारे, ओके। ये हो गया हमारे पास। तो ये हमने पढ़ लिया इनका सिस्टम। कितने सिस्टम थे, सिस्टम के टाइप कितने हो गए, सिस्टम कितने टाइप के हो गए, 5 टाइप के सिस्टम, ठीक है। अब ये सिस्टम तो पढ़ लिया, अब इन सिस्टम की प्रॉपर्टीज भी होगी। क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी, जो इनके बारे में, इनके गुणों को बताएगी। क्या, जो इनके गुणों को बताएगी। अब वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हो, अब उन प्रॉपर्टीज को किसमें डिफरेंस, किसमें टाइप, किसमें बांटा हुआ है, 2 टाइप में, ठीक है। 2 टाइप में बांटा हुआ है, ठीक। वो कौन कौन सी है, उसमें अपन एक पढ़ेंगे इंटेंसिव, दूसरी पढ़ेंगे हम एक्सटेंसिव, ठीक है। हाँ, कौन कौन सी होगी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिस्टम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी में डिवाइड हुआ है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अब इंटेंसिव क्या होगा और एक्सटेंसिव क्या होगा, अब इनको जानना जरूरी है अपने लिए। तो अब देखते हैं, हम पढ़ लेते हैं एक्सटेंसिव। हमें सीधा क्या याद रखना है,
तंत्र के वह गुण तंत्र के वह गुण जो उसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं, जो उसकी मात्रा पर निर्भर करते हो, ना कि उसकी प्रकृति पर। मतलब जो भी अपन ने सिस्टम चुना उसकी मात्रा पर निर्भर करता, ना कि उसकी प्रकृति पर निर्भर करता। क्या कहलाएगा वो? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव को हिंदी में कहते क्या है? विस्तीर्ण। ठीक है, गहन, इसको क्या बोलेंगे? गहन। ठीक है, ठीक है, हम पहले उसी के बारे में पढ़ लेते हैं। तंत्र का वह गुण जो उसकी मात्रा पर निर्भर करता हो, ना कि उसकी प्रकृति पर। इट इज डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, नॉट नेचर। इस पर क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो, ना कि उसके नेचर पर डिपेंड करता हो। जो भी सब्सटेंस था, जो भी सिस्टम था। अब हमने ये देख लिया। अब इसके एग्जाम्पल जरूरी है, इसके एग्जाम्पल याद रखना। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं? जैसे एक होगी एनर्जी, ये इसका एक गुण है। किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो उसके मोल, उसकी वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम, उसका मास, ठीक है, और हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी क्या? एनर्जी, मोल, वॉल्यूम, मास और हीट कैपेसिटी। ये 5 ही याद रखने हैं, जो क्या होते हैं हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, जो सिर्फ उनके अमाउंट पे डिपेंड करती है। जो भी तंत्र है या जो भी सिस्टम, जो भी सब्सटेंस लिया था, उसकी ये एनर्जी, मोल, वॉल्यूम, मास और हीट कैपेसिटी। तो अब जो भी रेस्ट ऑफ जो बच जाएगा वो कहाँ जाएगा? इंटेंसिव में जाएगा। इंटेंसिव क्या होता है? तंत्र का वह गुण जो उसकी मात्रा पर निर्भर ना करके उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता हो? नेचर पर डिपेंड करता हो, ना कि उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो। वो क्या कहलाता है? इंटेंसिव। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अब इनके अलावा जो भी बढ़ गया है वो सारे यहाँ आ जाएंगे। प्रेशर आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएंगे। ठीक है, ये सारा ये सारे क्या हो जाएंगे? इसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसमें एक चीज और ऐड करनी है अपने को, वो ये है जो अपन ने बोला इंटेंसिव का जो पढ़ा, इंटेंसिव का, इसमें अगर अपन कहीं भी मोलर स्पेसिफिक लगा देंगे, मोलर और स्पेसिफिक, ये अगर किसी भी एनर्जी या हीट कैपेसिटी के आगे आए, मोलर या स्पेसिफिक किसी भी हीट कैपेसिटी के आगे आए, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है, ना कि एक्सटेंसिव। अगर मोलर और स्पेसिफिक लगा दिया जाए तो वो कहाँ चल जाएगी? इंटेंसिव में चल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है, जितने भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं,
यूनिवर्सल कांस्टेंट जितने भी होते हैं वो सारे ना तो गहन है न ही विस्तीर्ण, ना तो इंटेंसिव है वो, ना ही एक्सपेंसिव है। ठीक है, कौन? यूनिवर्सल कांस्टेंट। प्लांक हो गया, बोल्ट्जमान हो गया, अवोगाद्रो हो गया, जो भी हैं जितने भी आपको याद रखते हैं वो सारे किसमें यूनिवर्सल कांस्टेंट अगर हो गए तो वो सारे ना तो इंटेंसिव होते हैं ना एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, एक चीज अब और याद रखनी है इनमें, अब हमने इंटेंसिव एक्सपेंसिव पढ़ा, अगर हम कोई भी दो एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड करते हैं तो हमें वापस एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज ही मिलेगी। पर दो एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज का डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही मिलेगी, जिसमें डेंसिटी आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम सिस्टम की हमने सिस्टम की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है कि जो टाइप की होती है, और सिस्टम के जब फंक्शन का पढ़ेंगे ये दो टाइप के फंक्शन पे काम करेगा। दो टाइप के फंक्शन हो सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, तो होगा एक तो होगा स्टेट और दूसरा होगा पाथ। ठीक है, एक होगा स्टेट और एक होगा पाथ। स्टेट फंक्शन का क्या है? जो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज पर डिपेंड करे वो कहलाते हैं स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। ठीक है, प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्टेट फंक्शन कहलाते हैं या अवस्था फलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवस्था फलन कहलाते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? इससे कोई मतलब नहीं है कि जैसे कोई सिस्टम है, इस सिस्टम को सिस्टम 1 को सिस्टम 2 में आना है। ठीक है, ये किसी भी वे से आए, बस इसको सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में आना है, बस इसको इसी से मतलब होता है, इसलिए इसकी फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज को ही मायने रहते हैं और इसी पर ही निर्भर करता है। इसके एग्जाम्पल हैं, इसको याद रखने का तरीका यही है, पहले लिख लेते हैं सेवाग टीपी। ठीक है, आपको पता होगा क्या क्या आएंगे? एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एनर्जी, वॉल्यूम, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़, ठीक है, और गिब्स टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, क्या याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, जी। ठीक है, इसके बारे में ये याद रखना है कि अवस्था फलन कौन से होते हैं। तो अवस्था फलन वह फलन जो तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं वह अवस्था फलन कहलाते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और लास्ट स्टेज पर जो डिपेंड करते हैं वो स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। उनके एग्जाम्पल कौन से हैं? ये एंट्रोपी, एंथैल्पी, एनर्जी, वॉल्यूम,
गिव्स एनर्जी, थर्मल वोल्टेज एनर्जी, गिव्स एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, सहवाग TP, ये अपना शॉर्ट फिक्स हो गया, इसमें याद करना है। अब इसके अलावा एक चीज इसमें और होती है, वो होती है गॉसियन इंटीग्रल या साइक्लिक इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? साइक्लिक इंटीग्रल। साइक्लिक इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर हमें इसके बारे में जब भी डेफिनेशन लिखनी है तो प्रारंभ तंत्र की प्रारंभ वह तंत्र की वह अवस्था जो प्रारंभ हुआ अंतिम अवस्था पर निर्भर करती हुआ क्या कहलाता है? अवस्था फलन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल ये हो गए। साथ में याद रखने वाली बात क्या हो गई कि इसका साइक्लिक इंटीग्रल हमेशा 0 होता है। क्या होता है? इसका साइक्लिक इंटीग्रल हमेशा 0 होता है। ओके, अब हम अगला देखते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया। अब पाथ फंक्शन के बारे में पढ़ना है, तो पाथ फंक्शन के बारे में सीधी बात है, ये अवस्था फलन था, तो ये कौन है? पथ फलन है। पथ फलन का मतलब क्या है? सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में आया माना, तो वो किस रास्ते से आया? ऐसे आया है या ऐसे आया है या घूम के आया है पूरा ऐसे या ऐसे आया है? इस पर डिपेंड करेगा। जो तंत्र के पथ पर निर्भर करता हो, वो क्या कहलाता है? पथ फलन कहलाता है। ठीक है, इस पे जो पथ पर निर्भर करता है वो पथ फलन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल में आप लिखोगे वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी, ये तीन। इसके एग्जाम्पल कौन है? ये हैं। उसके एग्जाम्पल कौन है? वो है। कौन है इसके एग्जाम्पल? ये इसके एग्जाम्पल है जो पथ पर निर्भर करते हो। ठीक है, और इसमें क्या होगा? इसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं, इसका जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है वो 0 नहीं होता है। क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है। ठीक है, आपने ये भी पढ़ लिया इसके बारे में। अब अपन आगे चलेंगे। अभी तक हम अपन थर्मोडायनेमिक्स में एंटर नहीं किए हैं। हमने अभी तक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है सारी कि थर्मोडायनेमिक्स किस चीज की क्या चीजें हमारे काम आने वाली है। ठीक है, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं। तो हमने अब सारा देख लिया है कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हमने सिर्फ सिस्टम की टाइप पढ़े थे जो 5 थे। ठीक है, हमने सिस्टम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जो 2 टाइप में थी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव थी। और हमने सिस्टम के फंक्शन पढ़े थे कि सिस्टम किस तरह से कार्य करेगा। तो वो भी 2 टाइप में थे, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ठीक है, इनके हमने एग्जाम्पल भी क्लियर कर लेते थे, सिस्टम क्लियर हो गया। अब एक और जो चीज बच जाती है वो अभी अभी हम किसी भी टॉपिक से पूरा कनेक्ट नहीं हो रहे, पर अभी जो जो इनका है वो पढ़। अब हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होंगे वो भी आपको पता रखना होगा। वो है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है जो जिसमें फर्स्ट आएगा आपने थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब तापीय साम्य। ठीक है, तापीय साम्य क्या होता है? सिंपल से लैंग्वेज में समझ लेंगे इसको।
इसी तंत्र में उपस्थित इसी तंत्र में उपस्थित पदार्थ का ताप संपूर्ण तंत्र में एक समान है, एक समान मान हो, एक समान हो या परिवर्तित ना हो, वो कैसा होगा? तापीय साइन होगा। ठीक है, तापीय इसको समझते हैं। ऐसा है कि देखो, जैसे वापस लिख देते हैं इसको पहले एक बार, तापीय साइन। अब ऐसा है जैसे यहाँ कोई ये पदार्थ है, ठीक है, इसका टेम्परेचर जो है थ्रू आउट पूरे इस पूरे तंत्र में, थ्रू आउट द सिस्टम कैसा रहेगा? समान रहेगा। अगर कहीं से कम हो रहा है तो कहीं वापस बढ़ जाएगा, तो कहीं बढ़ेगा, कहीं घटेगा, कहीं घटेगा तो बढ़ेगा। पर अगर हम देखा जाए तो थ्रू आउट द पूरा सिस्टम में जब देखा जाए तो वो परिवर्तित नहीं रहेगा। तो हम जब देखेंगे तो वो साम्य में रहेगा, अर्थात ये जितना बढ़ा उतना वापस घट गया, तो चेंज क्या मिला? हमें जीरो मिला। मतलब जितना बढ़ा उतना घट गया और चेंज मिला जीरो। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में हो गया है मान लिए। कैसे हो गया? इक्विलिब्रियम में हो गया ये। ठीक है, अब अगला कौन सा है? अगला हम पढ़ेंगे इसके बाद में रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य का भी सेम सी बात है। रासायनिक साम्य, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो इसमें क्या होगा? सिस्टम थ्रू आउट composition remains same। मतलब रासायनिक उस तंत्र में, पूरे तंत्र के अंदर जो भी सब्सटेंस रहेगा उसकी कंपोजिशन जो है, संगठन, उसका जो संगठन है वो समान रहता है या परिवर्तित नहीं होता। परिवर्तित नहीं होता। जैसे बफर मीडियम में होता है, जैसे वो बफर में होता है, जैसे पीएच घटती बढ़ती रहती है तो अपने आप को एक ही पीएच पे बनाए रखता है। वैसा सिस्टम है रासायनिक साम्य में। क्या हो गया कि जिसमें वो अपने संगठन में किसी प्रकार का, कंपोजिशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देता है, तो वो रासायनिक साम्य पे जाता है। अब तीसरा जो बचा वो कौन सा आया?
तीसरा जो आया है वो है अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा मतलब रहेगा, अब जो भी इसमें कार्य हुआ है, जो भी इसमें कार्य हुआ है वो सब जगह सेम सा रहेगा। मतलब अब ये है यांत्रिक यांत्रिक साम्य। ठीक है, कौन सा? यांत्रिक साम्य, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का ऐसा है कि आपको सिर्फ ये याद रखना है, सीधा सीधा इतना सा याद रख लो, नो केमिकल वर्क डन by no chemical work done by one part to other part of system। मतलब किसी भी प्रकार का रासायनिक कार्य, रासायनिक कार्य उस तंत्र में उपस्थित सब्सटेंस द्वारा, ये कोई सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है, मान लीजिए है ये और ये एक दूसरे पे किसी भी प्रकार का वर्क डन, कार्य नहीं करते हो, या ये जितना इस पे कार्य कर रहा हो ये वापस उतना इस पे कर रहा हो, तो चेंज क्या मिला? जीरो मिला फिर से। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में रहा। कौन से स्टेट में रहा है? इक्विलिब्रियम स्टेट में रहा है ना। कौन से स्टेट में रहा है? इक्विलिब्रियम स्टेट में रहा है। ठीक है, तो अब हमने ये भी पढ़ लिया। तो हमने क्या पढ़ लिया है अब एक और, इक्विलिब्रियम के टाइप भी पढ़ लिए, जो 3 टाइप के थे। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब एक चीज और पढ़िए, अब ये जो सिस्टम है इनमें कई तरह के प्रोसेस होंगे। अब प्रोसेस कैसे कैसे होंगे, मतलब ये सिस्टम पे जो भी इनके प्रोसेस तो होगा। अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आज हम इसके बारे में कुछ ऊपरी पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो कौन कौन से प्रोसेस याद हैं कुछ, जैसे कि किसी को याद हो तो पहला है आइसोथर्मिक या आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी। मतलब आइसोथर्मल मतलब जिसमें टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ठीक है, मतलब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा? dt क्या होगा? चेंज इन dt, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? जीरो। पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा आपका होगा आइसो एंथैल्पिक। आइसो एंथैल्पिक मतलब आइसो एंथैल्पिक का क्या होगा? जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहे। कौन सा होगा?
आइसोएंथैल्पी प्रोसेस होता है, हालांकि ये अपने यहाँ है नहीं इसमें, तो इसमें क्या होगा, इसमें अब एंथैल्पी को हिंदी में कुछ लिखा नहीं जा सकता, एंथैल्पी का हिंदी एंथैल्पी रहेगा, ठीक है। और अभी इसको वापस देख लेंगे। अभी आइसोएंथैल्पी का देख लिया आपने, आइसोएंथैल्पी, इसको एंथैल्पी की सम एंथैल्पी बोलेंगे, जिसमें एच कांस्टेंट रहता है और डी एच होता है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एच जीरो हो जाएगा। अब ये जो पढ़ेंगे तीसरा पढ़ते हैं, वो कौन सा हो गया, आइसो बारीक, आइसो बारीक बोले तो समदाबी, समदाबी में कौन सा हो गया, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, मतलब चेंज इन प्रेशर क्या हो रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। अब कौन सा हो गया, और आइसो कोरिक, कौन सा, आइसोकोरिक मतलब समायतनी, समायतनी मतलब जिसके अंतर्गत, ऐसे प्रक्रम जिसके अंतर्गत वॉल्यूम में कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता हो, वो क्या कहलाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। अब अगला कौन सा आएगा, अगला यहां लिख देते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस बोले तो विद्योष्म, विद्योष्म में क्या होगा, जैसे आइसोथर्मल में ये होगा, अब एडियाबेटिक में क्या होगा, एडियाबेटिक में हीट जीरो, मतलब हीट में कोई परिवर्तन नहीं हो, या क्यू उसकी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। अगला आ गया साइक्लिक प्रोसेस। अगला कौन सा आ गया, साइक्लिक प्रोसेस, कौन सा गया, साइक्लिक प्रोसेस मतलब चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम में हम ये बोल सकते हैं, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, बी तक गया, बी से वापस यहाँ आ गया, मतलब ये इधर गया और बी से वापस इधर आ गया, ए से बी, ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। इसका मतलब इसमें एनर्जी में, इसकी एनर्जी कांस्टेंट बोल सकते हैं, तो डी ई, मतलब इसकी एनर्जी में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है प्रोसेस तक, ठीक है। याद रख लो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये बस जब अपन एक जूल थॉमसन पढ़ेंगे तब यही काम आएगा। हालांकि अभी अपन को अगर प्रोसेस के बारे में पूछा जाए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पूछा जाए, तो कौन सा है, आइसोथर्मल, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, समतापी तंत्र में क्या होता है, जिसके पूरे तंत्र में जो भी द्रव्य या जो भी पदार्थ लिया गया उसका टेम्परेचर क्या रहे ड्यूरिंग द प्रोसेस, उस प्रक्रम के दौरान क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, या उसकी डीटी में किसी प्रकार का चेंज ना हो, डीटी जीरो आए उसका, तो वो कौन सा हो जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है। आइसोएंथैल्पी प्रोसेस क्या था, जिसकी एंथैल्पी, जिसकी एंथैल्पी या एनर्जी का ही रूप है, इसलिए इसमें आ जाता है, जिसकी एंथैल्पी एच कांस्टेंट रहे, तो भी ये जीरो हो गया, ठीक है। इसी प्रकार कौन सा होता है, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा होता है, समदाबी, समदाबी बोले तो ड्यूरिंग द प्रोसेस सब्सटेंस की जो भी प्रेशर था, सब्सटेंस से जो भी प्रेशर रहता है वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसमें चेंज इन प्रेशर जीरो रहेगा, तो डीपी जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का क्या है, समायतनी, समायतनी, इसमें क्या होगा, समायतनी के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या उसका कांस्टेंट रहेगा,
ड्यूरिंग द प्रोसेस उसका वॉल्यूम, उसका आयतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो वो कौन सा प्रक्रम कहलाता है? समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। तो इसके लिए dV क्या होगा? 0। इसके बाद हमारे पास कौन सा बचता है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस का ऐसा है रुद्धोष्म प्रक्रिया, मतलब जिसमें हीट, आपको दोस्तों आपने ओपन सिस्टम में भी पढ़ा था, एडियाबैटिक सिस्टम था, तो उसमें क्या होता है? हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता। इसका मतलब जो हीट थी वही हीट रहेगी, हीट कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसका dQ 0 हो जाएगा। मतलब चेंज इन हीट, उष्मा में परिवर्तन क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस को हम पढ़ेंगे चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम का ऐसा है कि आप एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक गए, ऐसे गए थे और वापस ऐसे, तो आपने एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर दिया है। ड्यूरिंग दिस साइकिल, ड्यूरिंग दिस कंप्लीट द साइकिल, आपका क्या रहेगा? एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, तो डी 0। ठीक है, आपका क्या रहेगा? डी 0। चलो ठीक है, अब इसके बाद जो भी रहेगा वो कल पढ़ेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू।